नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। भोजशाला परिसर, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास कई परतों में दबा है। आज हम पुराने दस्तावेजों, वास्तुकला और बिल्कुल नई पुरातात्विक रिपोर्ट के जरिए इस जगह का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद इन सब जानकारियों को एकदम आसान और निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 1000 साल से भी ज्यादा के इस इतिहास में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस स्मारक की टाइमलाइन से, फिर जानेंगे उस महान विद्वान राजा की विरासत के बारे में। इसके बाद वास्तुकला, रिसाइकल किए गए पत्थरों और रहस्यमयी सर्पाकार शिलालेखों को डिकोड करेंगे। और हाँ, उन देवताओं की भी बात करेंगे जिन्हें 2 अलग-अलग धर्मों में सम्मान मिला है। और आखिर में देखेंगे कि नए पुरातात्विक सर्वे में क्या सामने आया है। पहला पड़ाव, इस स्मारक की टाइमलाइन। अब देखिए ये जगह सदियों के साथ कैसे कैसे बदली है, ये वाकई कमाल है। 11वीं सदी में परमार राजवंश ने इसे एक शाही परिसर के तौर पर बनाया था। फिर 12वीं और 13वीं सदी आते आते यहाँ वास्तुकला के पुराने हिस्सों को रिसाइकल किया गया। कहानी आगे बढ़ती है 1875 में, जब ब्रिटिश काल में यहाँ खुदाई हुई। इसके बाद 1903 में के लेले ने इसे भोजशाला नाम दिया और अब जाकर 2024 में एएसआई ने इसका पूरा सर्वेक्षण किया है। मतलब एक शाही नींव से लेकर आज के राष्ट्रीय स्मारक तक का सफर है ना अद्भुत। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, उस महान विद्वान राजा की विरासत। हम बात कर रहे हैं राजा भोज की। साल 1000 से 1055 ईस्वी के आसपास इनका राज था। और पता है, ये सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले शासक नहीं थे। ये कला, दर्शन और खास तौर पर संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े संरक्षक थे। एक जबरदस्त लेखक। इनका रुतबा कुछ ऐसा था कि इनके बाद आने वाले राजा जैसे अर्जुन वर्मन खुद को गर्व से राजा भोज का पुनर्जन्म बताते थे। सच में शिक्षा और कला की जो नींव इन्होंने इस क्षेत्र में रखी वो बेमिसाल है। इनके दार्शनिक विचारों की गहराई का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने श्रृंगार को कैसे परिभाषित किया। उनके काव्य शास्त्र के हिसाब से श्रृंगार इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी और आले बढ़ाने वाली शक्ति है। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीय साहित्य और हमारी सोच के लिए उनका कितना बड़ा और मौलिक योगदान था। और अगर हम उनके विजन की बात करें तो जरा इसकी तुलना खजुराहों से करके देखते हैं। राजा भोज ने भोजपुर में एक शिव मंदिर बनाने की योजना बनाई थी। अगर वो मंदिर उनकी योजना के मुताबिक पूरा बन गया होता ना, तो वो खजुराहों के उन विशाल और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों से साइज में बिल्कुल 2 गुना होता। जी हाँ, 2 गुना। 1055 में उनके निधन की वजह से वो अधूरा रह गया, लेकिन उनकी सोच कितनी विराट थी ये तो साफ दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वास्तुकला और पत्थरों की बात करते हैं, खासकर रिसाइकल की गई संरचनाओं की। अगर हम दक्षिण की ओर खंभों के इस कतार को ध्यान से देखें तो इन जटिल डिजाइनों में एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आती है। इनमें 12वीं और 13वीं सदी के रिसाइकल किए हुए हिस्से साफ दिखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जगह को बनाने के लिए पुरानी इमारतों के हिस्सों का फिर से इस्तेमाल किया गया था। ये उस समय के कारीगरों की समझदारी और ऐतिहासिक लेयरिंग का एक जीता जागता सबूत है। समय के साथ इस जगह की पहचान कैसे बदली, ये देखिए। सबसे पहले ये संस्कृत और प्राकृत सीखने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक केंद्र था। फिर ये एक ऐसी जगह बन गया जहां पुरानी वास्तुकला को रिसाइकिल किया गया। उसके बाद ब्रिटिश काल आया, जब यहाँ कई मूर्तियों और शिलालेखों की खोज हुई। और अंत में 1903 में धार राज्य के लेले ने यहाँ मिले कविताओं वाले शिलालेखों को पढ़ा और इसे भोजशाला का नाम दिया। आज हम इसे एक संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जानते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्से पर, सर्पाकार शिलालेख और संस्कृत व्याकरण। यहाँ जो शिलालेख मिले हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये कोई आम लेख नहीं है, बल्कि इनमें संस्कृत व्याकरण और ध्वनि विज्ञान के मुश्किल नियमों को एक जादुई सांप और एक तलवार के आकार में उकेरा गया है। जरा सोचिए, उस दौर के छात्रों के लिए ये सिर्फ पढ़ने वाले चार्ट नहीं थे, बल्कि भाषा और ज्ञान की रक्षा के प्रतीक थे। हमारी प्राचीन क्लासिकल शिक्षा प्रणाली कितनी एडवांस्ड और क्रिएटिव थी, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उन देवताओं की जिनका सम्मान हिंदू और जैन दोनों परंपराओं में गहराई से जुड़ा है। 1875 की खुदाई में 11वीं सदी की ये शानदार मूर्ति मिली थी, अंबिका यक्षिणी की। इसे जरा ध्यान से देखिए। देवी के हाथ में हाथी को कंट्रोल करने वाला अंकुश है और नीचे एक युवा शेर बैठा है।
सबसे खास बात यह है कि इस मूर्ति का जो प्रतीकवाद है उसे हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो यहां बार बार आता है, वाग्देवी। वाग्देवी का मतलब है वाणी, अभिव्यक्ति और शिक्षा की देवी, यानी सरस्वती माता। पुराने ऐतिहासिक साहित्य इस जगह को वाग्देवी के मंदिर से मजबूती से जोड़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैन परंपराओं में इन्हीं को अंबिका के रूप में पूजा जाता है, जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी की परिचारिका हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि प्राचीन भारत में अलग अलग मान्यताएं कैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरती से जुड़ी हुई थीं। और इस मूर्ति पर लिखा ये शिलालेख तो जैसे हमें सीधे टाइम मशीन में बिठाकर 11वीं सदी में ले जाता है। इस पर लिखा है, इसे शिल्पकार साहिरा के बेटे मणथल ने बनाया था और इसे कारीगर शिवदेव ने लिखा था साल 1034-35 ईस्वी। मतलब हम सीधे राजा भोज के समय के उन कारीगरों के नाम जान पा रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से इन मास्टरपीस को तराशा था। ये इतिहास को पूरी तरह से जिंदा कर देता है। अब आते हैं एकदम ताज़ा जानकारी पर, 2024 की ASI रिपोर्ट और आधुनिक सर्वेक्षण। हाल ही में 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने पूरे 98 दिनों तक यहां एक बहुत ही बारीक वैज्ञानिक सर्वे किया और नतीजे काफी ठोस रहे। उन्होंने 1700 से ज्यादा अवशेष, खंबे और दीवारों वाले पिलर बरामद किए। जैन तीर्थंकरों से जुड़ी पुरानी कलाकृतियां मिलीं और साथ ही गणेश, ब्रह्मा और हनुमान जी जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी सामने आईं। इन सब तटस्थ सबूतों के आधार पर ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज जो इमारतें हमें दिखती हैं उनके अंदर 11वीं सदी का एक ऐसा मंदिर परिसर छिपा है जो हिंदू और जैन मूर्तियों से सजा हुआ था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये रिसाइकल किए गए पत्थर, व्याकरण सिखाने वाले वो प्राचीन सर्पाकार चार्ट और हिंदू जैन परंपराओं का ये अनोखा संगम, ये सब हमें पिछले 1000 सालों में शिक्षा और आस्था के विकास की कहानी सुनाते हैं। राजा भोज का वो विशाल विजन, भाषा को बचाने की कला और पुरानी वास्तुकला का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल देखने के बाद मन में बस यही सवाल आता है कि इन शांत पत्थरों के भीतर अभी और कितने अनकहे रहस्य छिपे हैं जिनका सामने आना बाकी है। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।